हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन्वेंट्रीज चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की कुछ इंट्रोडक्टरी थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली जा सकती है ना। यानी हम सीख रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हमने कहा था कि दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड करना शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने दो मेथड्स कवर किए थे, दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और फीफो मेथड। तो आज के लेक्चर में हम पहले तो अपने इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमने दो मेथड्स अपने कवर कर लिए थे, तो हम आज अपनी थर्ड मेथड से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है लीफो मेथड। लीफो का क्या फुल फॉर्म था मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिस प्रकार से हम फीफो बोलते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अगेन बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले इसमें हम अपना लिख लेते हैं और फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। चलिए, तो पहले आप मेरे साथ साथ इसमें लिख लेना। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना, फर्स्ट एरो डाल के लिखना, दिस मेथड वर्क्स ऑन द assumption that goods purchased last are issued first. Thus, goods in hand, that is, पूरा ही लिख लेता हूं, चलो, that is closing inventory, are valued at या is valued at लिखना चाहिए। चलो ठीक है, रहने दो, गुड्स लिखा है तो ठीक है। आर वैल्यूड एट प्राइस पेड फॉर अर्लियर लॉट ऑफ गुड्स। और नेक्स्ट एरो डाल के लिखना, हाउएवर this method is not recognized by AS2. This method is not recognized by AS2. ठीक है जी। तो बस क्या है ये मेथड, क्या है ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फीफो मेथड हमने कवर किया था, जो सेकंड मेथड था, उसमें हम बोलते थे कि जो गुड्स पहले खरीदे गए वो पहले जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब इस मेथड में हम क्या बोलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो यानी कि सबसे बाद में आया वो पहले जाएगा, है ना। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, अगर मैं आपके साथ उदाहरण के तौर पे बोलूं, सपोज ये मेरी ओपनिंग स्टॉक है, यहां मेरी ओपनिंग स्टॉक है सपोज 100 यूनिट्स की। साल के दौरान मैंने नए परचेज कर दिया, नया परचेज कर दिया 50 यूनिट्स। तो डेट्स भी डाल देता हूं, ये है सपोज 1 अप्रैल, ये है आपका सपोज
1 जुलाई, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक आ रही थी 100 यूनिट्स की, और मैंने 1 जुलाई को 50 यूनिट्स परचेस कर दिया। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं, समझ आ जाएगा। भी मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा, तो खाली समझ लेना इस मेथड को पहले। ठीक है, नोटिंग की जरूरत नहीं है इसकी। सपोज 100 यूनिट्स जो मेरी ओपनिंग में आ रही थी, इसकी कॉस्ट रैंडमली ले लेता हूं 50 रुपए पर यूनिट, और जो मैंने 50 यूनिट्स खरीदे और 1 जुलाई को सपोज ये मैंने खरीदे 60 रुपीज पर यूनिट पे। ठीक है, अब मान लो 1 अगस्त को 1 अगस्त को मैं करता हूं सेल, 1 अगस्त को मैं करता हूं सेल, मान लो 70 यूनिट्स की, रुपीज नहीं 70 यूनिट्स, 70 यूनिट्स। अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं इस एग्जाम्पल में लीफो मेथड अप्लाई करना चाहूं तो कैसे होगा, समझना मेरी बात को। हमारे पास ओपनिंग में थे 100 यूनिट्स 1 अप्रैल को, फिर हमने 1 जुलाई को और 50 यूनिट खरीद लिए 60 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग में था कॉस्ट कितना 50 रुपए पर यूनिट, और नई यूनिट जो हमने खरीदे वो थी 60 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। और उसके बाद 1 अगस्त को हमने 70 यूनिट्स बेच दिए, 70 यूनिट्स हमने बेच दी। अब लीफो में हम क्या अज्यूम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वर्ड पे गौर करना, मैंने लिखा है वर्ड अजम्पशन। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन चल रहा है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट हमने गुड्स खरीदे होंगे, जो सबसे लास्ट गुड्स हमने खरीदे होंगे वो पहले जाएंगे, जो सबसे लास्ट गुड्स हमने खरीदे होंगे वो पहले जाएंगे। यानी कि जब ये मैंने 70 यूनिट्स बेचे होंगे, तो ये 70 यूनिट्स मैंने किस लॉट में से बेचे होंगे, तो एक ओपनिंग में जो मेरा आ रहा था, सपोज अगर मैं इसको लॉट नंबर 1 बोल दूं, और जो मैंने ये परचेज करा नया इसको मैं लॉट नंबर 2 बोल दूं, तो जो हमने 70 यूनिट्स बेचे, हम ये कौन से लॉट में से बेचेंगे, हमने जो सबसे लास्ट में खरीदा हुआ लॉट होगा उसमें से बेचेंगे। यानी जो सेकंड लॉट है मेरा, ये सबसे लास्ट में खरीदा हुआ है, तो हम इसमें से बेचेंगे 70 यूनिट्स। ठीक है, तो 70 यूनिट्स हम बेचेंगे कैसे, तो जो इस सेकंड लॉट में मेरे पास 50 यूनिट्स मैंने खरीदे थे, तो पहले तो मैं इसको बेच दूंगा यहां पे। ठीक है, तो 70 में से 50 यूनिट मेरे लॉट नंबर 2 में से चले गए, जो मैंने 1 जुलाई को परचेस किया था, और जो अब बचे हुए 20 यूनिट्स है वो मैं यहां पे से उठाऊंगा, बचे हुए 20 यूनिट्स मैं यहां पे से उठाऊंगा। तो जो मैं अपने टोटल 70 यूनिट्स बेचूंगा वो कैसे बेचूंगा, 50 यूनिट्स जो मैंने लेटेस्ट परचेस कर रखी है 1 जुलाई को उसमें से ले लूंगा, और बचे हुए 20 यूनिट्स मैं अपने ओपनिंग में से ले लूंगा। राइट, तो अगर मैं ये सब होने के बाद आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ सपोज 31 अगस्त को मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ रही होगी, 31 अगस्त को क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ रही होगी, मान लो इसके अलावा 1 अगस्त के बाद और कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो आप बोलोगे सर यूनिट्स तो देखो 100 यूनिट ओपनिंग में थे, 50 यूनिट और खरीद लिए तो 150 यूनिट हो गए, उसमें से 70 यूनिट मैंने बेच दिए, तो ये हो गए 80 यूनिट्स। तो मेरे पास क्लोजिंग पे 80 यूनिट्स पड़े होंगे मेरे गोडाउन में। लेकिन अब इसकी कॉस्ट कितनी की होगी, इन 80 यूनिट्स की मैं कॉस्ट कितनी की लूंगा, तो जाहिर सी बात है हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि इस परचेस में से सारे 50 यूनिट बेच ही दिए, तो जो भी मेरे यूनिट्स बच रहे होंगे वो यहां में से बच रहे होंगे, वो इसमें से बच रहे होंगे, इन 100 यूनिट्स में से बच रहे होंगे। 100 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स मैंने बेच दिए थे, और बच रहे होंगे 80 यूनिट्स यहां पे इस फर्स्ट लॉट में से, लॉट नंबर 1 से, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट थी 50 रुपए। तो दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि 31 अगस्त को मेरे पास कितनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 4000 रुपए की। इस प्रकार से हमारी वर्किंग चलती है लीफो मेथड में। ठीक है, ध्यान देना, हम बोल रहे हैं कि ये हमारी खाली एक अजम्पशन है, दिस इज ओनली अ अजम्पशन। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो रहा होगा इन रियलिटी कि मेरे गुड्स इसी सेकंड लॉट में से पहले जा रहे होंगे और फिर फर्स्ट लॉट में से जा रहे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज आवर अजम्पशन, हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इस अजम्पशन पे चलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक प्रकार से कह सकते हैं, एक तरह से उल्टा केस हो गया फीफो का उल्टा केस हो गया ये लीफो। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और लिखा था, एक पॉइंट हमने और लिखा था, 10 गुड्स इन हैंड दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट प्राइस फॉर अर्लियर लॉट ऑफ गुड्स। यहां पे फॉर नहीं ऑफ लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, या चलो ठीक है ये
ठीक है, तो हमने बोला कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है वो किस पे वैल्यूड होती है, वो किस पे वैल्यू होती है, एट प्राइस पेड फॉर अर्लियर लॉट ऑफ गुड्स। तो आप इस एग्जांपल में इसको देख सकते हो, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ रही है, जो मेरी इन्वेंट्री वैल्यू हो रही है 80 यूनिट्स की, ये कौन से प्राइस पे हो रही है, जो अर्लियर वाला लॉट था, ये वाला जो लॉट था, इसकी प्राइस पे ये वैल्यू हो रही है। बस ये पॉइंट इसमें लिख। अब आप लोग आना इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने लास्ट लेक्चर में एंड में डिस्कस किया था। तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था फीफो के ऊपर। ये ओरिजिनल क्वेश्चन फीफो के ऊपर था और इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। अब मैं इसी क्वेश्चन को लीफो के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम इसी एक क्वेश्चन को अपने सारे मेथड्स में अप्लाई करके देख लेंगे, तो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि देखो भाई सारे मेथड्स में क्या क्या डिफरेंस आता है। राइट, तो क्वेश्चन तो वैसा हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या थी। तो बेसिकली वो आपको क्वेश्चन में अलग अलग डेट पे कुछ परचेज और इश्यूज की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो उसने बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री निल है, ठीक है। 1 जनवरी को कुछ परचेज हुई थी, 15 जनवरी को इशू हुआ था फॉर कंजम्पशन, 1 फरवरी को फिर एक और परचेज हुई थी, और 15 फरवरी और 20 फरवरी को इशू हुआ था फॉर कंजम्पशन। और हमको निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। राइट, तो इस क्वेश्चन में हम लोग अब एक बार लीफो अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम हमें करना होता है। तो आ जाना मेरे साथ, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं अपने। तो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करें, इन्वेंट्री। तो जो आपका टेबल बनता है, जो आप टेबल बनता है, ठीक है, तो अब यहां तो मैंने थोड़ा ऐसी रफ वे में बना लिया है, लेकिन आप पहले प्रॉपरली टेबल बनाना इस प्रकार से। टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे यहां पे बना हुआ था फीफो में। तो इस प्रकार का पहले टेबल बना लेना और फिर मेरे साथ साथ इस सवाल को सॉल्व करना। चलो जी, आ जाओ। तो हम कर रहे हैं क्या, तो पहले हम इस टेबल की हेडिंग डाल लेते हैं। हम ये टेबल बना क्यों रहे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च क्या है, 2020 है, 31 मार्च 2020। ठीक है, तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ है नहीं, तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को यहां पे इग्नोर करके चल रहा हूं, 0 0 ही आना है, इसलिए अभी मैं उसको यहां पे डाल नहीं रहा। राइट, अब अगला उसने क्वेश्चन में क्या बता रखा है, उसने बोला हुआ है कि 1 जनवरी को हमने परचेज करी। आ जाओ जी, डाल लेते हैं। 1 जनवरी 2001 को हमने 2020 को हमने परचेज करी। कितने यूनिट्स परचेज करे हमने, 100 यूनिट्स परचेज करे, 30 रुपए पे परचेज करे, तो टोटल परचेज प्राइस हो गई मेरी 3000 रुपए। राइट, तो इशू पे तो कुछ नहीं है। तो अब ये परचेज करने के बाद मेरे पास क्या बैलेंस आ रहा होगा, अब मैं अपने स्टोर में देखूंगा, अपने वेयर हाउस में देखूंगा, तो मेरे पास क्या यूनिट्स दिख रहे होंगे। ओपनिंग तो कुछ थी नहीं, तो छोड़ दो। अब मेरे पास ये 100 यूनिट्स दिख रहे होंगे मेरी स्टोर पे, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपए और टोटल वैल्यू है या टोटल कॉस्ट है 3000 रुपए। ये तो सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद 15 जनवरी को हमने इशू करा फॉर कंजम्पशन। आ जाओ, 15 जनवरी 2020। तो इशू को हम लोग इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं। तो हमने कितने कंजम्पशन के लिए यूनिट्स इशू करे, 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स। अब ये हमने इशू किस में से करे होंगे, अब इशू तो भाई देखो हमने इसी में से करे होंगे। अभी हमारे गोडाउन में तो अभी यही वाली यूनिट, यही वाली इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो मैंने 1 जनवरी को परचेज करी थी, तो बस यही आ रही है, तो बस यही हमने इशू करा होगा। तो यहां पे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो 50 यूनिट्स मैंने इसमें से परचेज करे। मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं नंबरिंग देते हुए चलता हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे फीफो में किया था वैसे ही मैं यहां पे करता हूं। तो इसको मैं लॉट नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको लॉट नंबर 1 बोल देता हूं। एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हम अपनी समझने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लॉट नंबर 1 में से 50 यूनिट्स इशू कर देंगे। इसकी रेट वही है, कॉस्ट 30 रुपीज है, तो यानी एक प्रकार से हमने 1500 रुपए के कॉस्ट का माल इशू कर दिया। तो अब मैं अपनी गोडाउन में झांक के देखूंगा तो मेरे पास 50 यूनिट रखे होंगे, जिसकी कॉस्ट वही 30 रुपए चल रही होगी और टोटल होगा कॉस्ट 1500 रुपए। तो यहां तक तो अभी तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं हो रही, कहानी बिल्कुल सिंपल चल रही है। अब क्या हुआ, 1 फरवरी को हमने और परचेज किया। आ जाओ, 1 फरवरी 2020 को हमने परचेज किया। कितने यूनिट्स परचेज करे, हमने 200 यूनिट्स परचेज करे 40 रुपीज की कॉस्ट पे। तो टोटल आ गया 8000 की टोटल मेरी कॉस्ट आ गई। राइट, तो अब 1 फरवरी को परचेज करने के बाद अब मैं अपने गोडाउन में झांक के देखूंगा तो मेरे पास 2 लॉट पड़े होंगे। ठीक है, इसको मैं लॉट नंबर 1 ही बोल रहा हूं, तो ये भी अभी भी लॉट नंबर 1 ही चल रहा है। तो अब मैं अपनी झांकूंगा गोडाउन में तो मेरे पास 2 लॉट्स आ गए।
एक तो पुराने ये 50 यूनिट जो पड़े हुए थे जिसकी 30 रुपए की कॉस्ट थी और टोटल कॉस्ट 1500 रुपए थी, ये तो मेरे फर्स्ट लॉट में से पड़ा ही होगा। अब साथ ही साथ मेरे पास एक लॉट और आ गया, ये वाला 200 यूनिट्स, 40 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट और टोटल कॉस्ट 8000। इसको मैं बोल देता हूं लॉट नंबर 2। तो अब मेरे गोडाउन में दो लॉट्स बेसिकली पड़े हुए हैं। तो कहानी अभी भी बिल्कुल सिंपल चल रही है। अभी जो फीफो में कहानी चल रही थी डिट्टो सेम वही चल रही है, अभी कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। आ जाओ जी, अब 15 फरवरी को आ जाओ। 15 फरवरी को अगली कहानी हुई। 15 फरवरी को अगली कहानी हुई, क्या कहानी हुई? 15 फरवरी 2020। 15 फरवरी को हमने 100 यूनिट्स इशू करे। हमने 100 यूनिट्स इशू करे। अभी मैं यहां पे लिख नहीं रहा। तो बेसिकली अब हमने 100 यूनिट्स इशू करे हैं। अब यहां पे, अब जब मैं यहां पे काम करूंगा तो यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग होने लग जाएगी। तो मैं यहां डाल देता हूं स्टार। यहां फर्क आएगा अब मेरा काम में। क्यों फर्क आएगा? अब जब मैंने 100 यूनिट्स इशू करे होंगे, अब मैंने जो 100 यूनिट्स इशू करे होंगे वो कौन से लॉट में से किए होंगे? जब मैं लीफो मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो लीफो मेथड में हम क्या बोलते हैं कि जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो लास्ट में मेरा कौन सा वाला लॉट आया था? लास्ट में मेरा ये लॉट नंबर 2 आया था। दैट मीन्स जब मैं अब 100 यूनिट्स इशू करूंगा वो कौन से लॉट में से इशू करूंगा? सेकेंड लॉट में से इशू करूंगा 100 यूनिट्स। जब हम फीफो कर रहे थे, जो क्वेश्चन में फीफो का डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो वहां पे कहानी अलग थी। वहां पे हम बोलते थे कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो वहां पे हमने पहले लॉट नंबर 1 से इशू किया था 50 यूनिट और बचे हुए 50 यूनिट हमने लॉट नंबर 2 से इशू किया था। अब यहां पे फर्क क्या आ गया? अब यहां पे हम लोग पहले लॉट नंबर 2 से इशू करेंगे और फिर लॉट नंबर 1 से इशू करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब यहां पे तो मेरे लॉट नंबर 2 में 200 यूनिट्स हैं पूरे पड़े हुए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे पूरे 100 यूनिट्स मेरे इसी लॉट में से इशू हो जाएंगे। तो 100 यूनिट्स मेरे लॉट नंबर 2 से इशू हो गए। अब इनकी कॉस्ट कितनी थी? लॉट नंबर 2 की पर यूनिट कॉस्ट थी 40 रुपए और टोटल कॉस्ट मेरी अकॉर्डिंगली आ जाएगी 4000 रुपए। अब मैं अपने वापस से गोडाउन में झांक के देखूंगा तो मेरे पास क्या पड़ा होगा? मेरे पास फर्स्ट लॉट के 50 यूनिट्स ऐसे कैसे ही पड़े होंगे क्योंकि वो तो अभी यूज ही नहीं हुए। इसको मैं बोल रहा हूं लॉट नंबर 1। लॉट नंबर 1 मेरा एज इट इज अभी पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ सेकेंड लॉट में से क्योंकि हमने 100 यूनिट्स यूज कर लिए तो अब बच रहे होंगे 100 यूनिट्स ही, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 40 रुपीज और टोटल कॉस्ट आ रही होगी 4000। ये मेरा बैलेंस आ रहा होगा इस इशू के बाद। हो गई बात क्लियर? आ जाओ जी नेक्स्ट कहानी हुई 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2020। 20 फरवरी 2020 को भी अगेन हमने 100 यूनिट्स इशू करे। अब अगेन सेम सोचो, 100 यूनिट्स हमने कौन से लॉट में से इशू करे होंगे? वही लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जो लॉट होगा उसमें से इशू करे होंगे। तो अभी भी हमारा सेकंड लॉट जो लास्ट वाला लॉट है वो पड़ा हुआ है, तो हमने नेचुरल सी बात है लीफो में उसी से इशू करे होंगे। तो यहां पे मेरे देखो अभी 100 यूनिट्स मेरे पास है, तो सारे के सारे 100 यूनिट्स में अपने लॉट नंबर 2 से इशू कर दूंगा। तो 100 यूनिट्स मेरे इशू हो गए, 40 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है, तो टोटल 4000 रुपए के कॉस्ट के गुड्स मैंने इशू कर दिए। तो अब इस इशू के बाद जब मैं अपनी गोडाउन में झांकूंगा तो मेरे पास क्या पड़ा होगा? अब मेरे पास सिर्फ लॉट नंबर 1 का पूरा 50 यूनिट पड़ा होगा, क्योंकि अभी भी मेरे को लॉट नंबर 1 में से यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 50 यूनिट मेरा पड़ा होगा, 30 रुपए जिसकी कॉस्ट थी और टोटल कॉस्ट थी 1500 रुपए। और लॉट नंबर 2 तो पूरा खत्म हो गया है ना, लॉट नंबर 2 तो पूरा खत्म हो गया। ये लॉट नंबर 1 है, लॉट नंबर 2 तो पूरा खत्म हो गया। 100 यूनिट बचे हुए थे जिसमें से 100 यूनिट मैंने यहाँ पे इशू कर दिए। तो लॉट नंबर 2 मेरा समाप्त, बचा है मेरे पास लॉट नंबर 1 क्लोजिंग डेट पे। ठीक है, तो अब वैसे तो क्वेश्चन ने 31 मार्च को इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने बोली थी और लास्ट मेरी ये ट्रांजैक्शन जब हमने डाली ये 20 फरवरी को डाली, तो लेट अस अज्यूम कि भाई ठीक है 20 फरवरी के बाद 31 मार्च तक कुछ भी और परचेज या इशू नहीं हुआ। तो अब मैं जब बोलूंगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 वो कितनी होगी? तो मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 30 रुपए। ये वाला टोटल कॉस्ट हो गई 1500 रुपए की। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी बेसिकली कितनी हो गई? 1500 रुपए। एक बार कंपेयर करें क्या, जब फीफो से निकाला था तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी? आ जाओ एक बार स्टडी मटेरियल में आ जाते। तो फीफो से हमने जब निकाला था तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू देखो कितनी आई थी? 2000 रुपए।
और अब कितनी आई है? 1500 रुपए। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो हम अलग अप्रोच लेंगे, जो भी हम अलग अप्रोच लेंगे, उसमें हमारी अलग इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आएगी। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि लीफो मेथड क्या है। बिल्कुल फीफो जैसा ही है, फर्क क्या है? जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, फीफो में जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सिंपल। राइट, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने फोर्थ मेथड में आते हैं, एक बहुत ही रद्दी और बहुत ही प्रैक्टिकली इररेलेवेंट मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो बहुत ही रद्दी मेथड है। क्यों रद्दी मेथड है आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें लिखने को ज्यादा कुछ है नहीं, बस छोटा सा एक काइंड ऑफ फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। बहुत ही रद्दी मेथड है, तो लिख लो भाई क्या इसमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिख लो एक बार, और इसको मैं फिर डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से बता दूंगा। इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से बता दूंगा। आ जाओ जी। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे होती है? तो क्वांटिटी यानी यूनिट्स, जितनी भी मेरे पास इन्वेंट्री है, इनटू एवरेज प्राइस पर यूनिट, इनटू एवरेज प्राइस पर यूनिट। और यहां पे एवरेज प्राइस पर यूनिट का क्या मतलब है ये भी लिख लो। एवरेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू सम ऑफ all prices divided by number of prices। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एक मेरे साथ एग्जांपल लिख लेना, और फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन भी इस पे करा दूंगा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, बहुत छोटा है। अच्छी बात बस इसकी है कि बहुत छोटा मेथड है, लेकिन बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल रद्दी मेथड है। आ जाओ, तो एक बहुत रफ रफ में एग्जांपल लिखते हैं। एक्स एंड कंपनी परचेस्ड फॉलोइंग अलग अलग डेट लिख लेते हैं। 1 जुलाई 2020, इसको ऐसे लिख लो, फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ आइटम ए, फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ आइटम ए। तो 1 जुलाई को परचेज करी मानो 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 80 पर यूनिट। फिर 1 दिसंबर को परचेज करी सपोज कितनी 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 90 पर यूनिट। फिर सपोज 1 फरवरी 2021 को परचेज करा 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹95 पर यूनिट, एट द रेट ऑफ ₹95 पर यूनिट। और फाइनली 1 मार्च को हमने और खरीदा 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹105 पर यूनिट, 105 पर यूनिट। ठीक है, तो ये समझ लो हमें परचेजेस बता रहा है 2020-21 का। ठीक है, 2020-21 का सपोज परचेज बता रहा है हमको। और एक बार इसका टोटल देख लेता हूं कितना रहा है, 160, 360, 460। तो टोटल हमने 460 यूनिट्स परचेज करे 2020-21 में। एक्स एंड कंपनी सोल्ड 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ छोड़ो, एट द रेट छोड़ो, 300 यूनिट्स ड्यूरिंग 2020-21। Find the value of closing inventory as on
31 मार्च 2021, इग्नोर ओपनिंग स्टॉक या इग्नोर ओपनिंग इन्वेंट्री। लो जी, तो वैसे मेरा इरादा नहीं था कि मैं इतना प्रॉपर क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन लिखते लिखते मैंने बना लिया। कोई बात नहीं, चलो इसी की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया आपका, और ब्रैकेट में यहां पे ये भी लिख लो, यूज सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, तो क्योंकि हम तो भाई यही मेथड सीख रहे हैं ना, तो हमको बस इसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन करना है। आ जाओ जी। अब तो मेरे को क्या निकालना है कि 31 मार्च को मेरे स्टॉक की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू आ रही होगी। तो एक बार मुझे बताना, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी मेरे पास 31 मार्च को, मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी होगी 31 मार्च 2021। तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री तो मैंने बोल दिया इग्नोर करो, मान लो जीरो है, चलो ठीक है, मान लो जीरो है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में तो मेरे पास कुछ नहीं था, उसमें से 460 यूनिट्स मैंने खरीद लिए पूरे साल में, क्वेश्चन ने बोला आपको, और बेचे कितने, 300 यूनिट्स बेच दिए। तो 460 यूनिट्स खरीदे, उसमें से 300 यूनिट्स बेच दिए, यानी क्लोजिंग डेट पे मेरे पास 160 यूनिट्स पड़े होंगे। ये तो आप लोग समझते होंगे, आई होप यहां तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। अब मेरे को तो वैल्यू निकालनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी आएगी। इन सिंपल वर्ड्स, भाई जब मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने रुपए पे आनी चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, अब हम अपना ये वाला लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा था इस मेथड में, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021 कितनी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स है 160 यूनिट्स, इनटू मुझे करना होता है एवरेज प्राइस पर यूनिट, इनटू मुझे करना होता है एवरेज प्राइस पर यूनिट। अब ये एवरेज प्राइस पर यूनिट कितनी आएगी, तो ये मैं अलग से निकाल लेता हूं। तो नीचे आ जाओ, एवरेज प्राइस पर यूनिट, और जब आप तरीका देखोगे ना एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालने का, तो आपको अपने आप फील होगा कि आप ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ये कुछ लॉजिकली सही नहीं लग रहा, लेकिन इस मेथड में तो हमें यही करना होता है। तो ये मेथड हमारा बोलता है कि आप देखो भाई सिंपल एवरेज निकालो। अब सिंपल एवरेज क्या होता है आपको पता होगा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये टर्म्स आप कई बार सुन चुके हो, और आई थिंक आपके क्वांट वाले सब्जेक्ट में भी होगा, है ना। आप ये टर्म सुन चुके हो तो आपको अच्छे से आप पता है। तो सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है कि सिंपल एवरेज में बेसिकली हम जब किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं, उसमें हम हर आइटम को इक्वल वेट देते हैं, राइट। तो अब एवरेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने एक परचेज करी 80 रुपीज पे, एक करी 90 रुपीज पे, एक करी 95 पे, एक करी 105 पे। तो सबको जोड़ दो, 80 प्लस 90, 95 और 105, 90, 95 और 105। तो ये मेरी अलग अलग परचेज प्राइसेस आ रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितनी आ रही है मेरी, 4 आ रही है। प्राइस नंबर 1, प्राइस नंबर 2, प्राइस नंबर 3, प्राइस नंबर 4। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं टोटल नंबर ऑफ प्राइस से। तो एक तरह से आप ये समझ लो कि बस हम इन 4 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, इस 4 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, 80, 90, 95, 105, इसका हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये कितना आएगा, तो जरा सा ये कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, 80, 90, 95, 105। तो ये 370 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। तो देखो मेरी एवरेज प्राइस आ गई 92.5। तो हम बोलेंगे देखो साल के दौरान मेरी एवरेज प्राइस इतनी रही 92.5। तो अब मैं अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे निकालूंगा, इसको बस एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 92.5, और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 160 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यार ये 14,800। बस ये मेथड है इसमें। तो इस मेथड में आपको कुछ टेबल नहीं बनानी, कुछ नहीं करनी, जो भी सारी परचेज प्राइसेस आपको दे रखी है उसका आप सिंपल एवरेज निकाल लो, और फिर आप अपने जो भी यूनिट्स है, जो भी इन्वेंट्री में जितनी भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये बहुत ही रद्दी और इनप्रैक्टिकल मेथड है, और आपको खुद ही फील भी हो रहा होगा, आई थिंक सो कई सारे बच्चों को फील हो रहा होगा। अब हमने जो ये अलग अलग प्राइस पे परचेज करा, इसमें देखो ना यार क्वांटिटी तो अलग अलग है। एक प्राइस में हम 100 यूनिट खरीद रहे हैं, एक पे 60 खरीद रहे हैं, एक पे 200 खरीद रहे हैं, एक पे फिर से 100 खरीद रहे हैं। तो अलग अलग प्राइस पे हम अलग अलग यूनिट्स खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन जब हमने सिंपल एवरेज निकाला तो हमने एक प्रकार से बोल दिया, हमने सारे प्राइस को इक्वल वेटेज दे दी।
जबकि इक्वल वेटेज है क्या? इक्वल वेटेज है क्या? हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर प्राइस पे हमने अलग अलग क्वांटिटी परचेज करी है। तो आपको फील हो रहा होगा अंदर से कि इससे तरीका कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ लॉजिकली सही नहीं लग रहा, और ये है भी नहीं, इसलिए है इम्प्रैक्टिकल तरीका, बिल्कुल बेकार कबाड़ तरीका है, लेकिन है। हम लोगों को पढ़ना होता है, हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो पढ़ना तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया, लेकिन आपको फील हो रहा होगा कि इम्प्रैक्टिकल एकदम है, राइट? क्योंकि हम हर प्राइस को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, विच इज टेक्निकली वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज हर प्राइस पे हम अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो हर प्राइस को हम इक्वल वेटेज दे नहीं सकते, राइट? बट जो भी है यही तरीका है। तो एक बार मैं एक काम करता हूं, आपको एक बार फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 है, इसको मैं एवरेज प्राइस से भी एक बार करके दिखा देता हूं कि कैसे आप करोगे। तो एवरेज प्राइस की एक अच्छी बात बस क्या है, सिंपल एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, इसकी एक ही अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई लंबी लंबी टेबल वेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको इसमें करना क्या है, अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाऊं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आऊं, तो यहां तो आपके पास दो परचेज प्राइसेस है, एक ये 30 रुपए और एक 40 रुपए। तो एवरेज प्राइस कितनी आ जाएगी पर यूनिट? कोई दिक्कत है क्या? एक 30 रुपए है, एक 40 रुपए है, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्राइस यानी 2 से, दो प्राइसेस है, उसका एवरेज निकाल रहे हैं हम, ये आ जाएगा 35 रुपए पर यूनिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो मेरे पास 50 ही रहेगी, है ना? ये क्लोजिंग पे तो मेरे पास 50 यूनिट्स ही रहेगी, चाहे कोई भी केस ले लो। तो क्लोजिंग मेरे पास 50 यूनिट्स है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एवरेज प्राइस पर यूनिट से, तो आ गई मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कितनी आ रही है? 1750। बस ये आपका तरीका, ठीक है? खाली समझने के लिए, एग्जाम में आई डोंट थिंक ये आएगा भी, और प्रैक्टिकली कबाड़ तरीका एकदम, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं पहले आपको समझ आ गया होगा। ये एक ऐसा मेथड है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिसमें आपको ये लंबी सी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, अब सवाल उठा, सर अगर ये तरीका बेकार है, अगर ये तरीका बेकार है, मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं एक बार, अगर ये तरीका बेकार है सिंपल एवरेज का, तो क्या इससे कोई बेटर तरीका है? जब सिंपल एवरेज काम ना करे तो कौन सा एवरेज काम करता है? वेटेड एवरेज। सिंपल, जहां सिंपल एवरेज काम ना करे वहां हम लोग वेटेड एवरेज कर लेंगे। तो अगला हमारा मेथड क्या बन गया? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। चलो जी, आ जाओ जी, हम अपना फिफ्थ मेथड भी कवर कर लेते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो इसमें आप लोग लिखना, इसमें आप लोग लिखना, in this method, in this method weighted average price per unit is used to calculate uh, closing inventory and cost of गुड्स सोल्ड। और नीचे स्टार डाल के लिखना वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स available for sale divided by total number of units available for sale। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पॉइंट। स्टार डाल के एक पॉइंट और लिख लो क्लैरिफिकेशन के लिए। इट मींस क्वांटिटी परचेस्ड, quantity purchased is used as weights to determine average price। बस
ठीक है जी। तो ये हो गया आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसमें हमें कैसे अप्लाई करना होता है तो अगेन मैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आता हूं, उसकी हेल्प से हम इसको समझ लेंगे। अब आना आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे, ठीक है, 11 पे नहीं 12 पे आना। इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो वैसे है ये कुछ नहीं, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11 ही, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11 ही, बस इसमें इन्होंने बोल दिया है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यूज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आपको वेटेड एवरेज प्राइस यूज करने बोला है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, इन्होंने अलग क्वेश्चन बना दिया। चलो, तो सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारा वही कहानी है, 31 मार्च 2020 को हमको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, बस फर्क क्या है, हमको यूज करना है वेटेड एवरेज प्राइस बेसिस, मतलब ठीक है, वेटेड एवरेज बेसिस मतलब वही वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यहां पे हमको यूज करना है। चलो इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, आ जाओ जी। तो ठीक है, इसको यहीं से एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो पहले वही है, ओपनिंग में कोई बैलेंस नहीं था, कोई बात नहीं। 1 जनवरी को हमने 100 यूनिट्स परचेज करे थे 30 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट हो गई 3000 रुपए। तो 1 जनवरी के बाद जब मैं बैलेंस देखूंगा, अपने गोडाउन में झांक के देखूंगा, तो मुझे 100 यूनिट्स दिखेंगे 30 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट पे, और टोटल कॉस्ट हो गई 3000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम चल रहा है। 15 जनवरी को हमने इशू कर दिए 50 यूनिट्स, तो अब यहां पे अलग अलग तो कोई परचेज है नहीं, एक ही परचेज है, तो इसी में से हमने इशू करे होंगे। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट 30 रुपए थी, तो यानी कि हमने 50 यूनिट्स 30 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट के हिसाब से 1500 रुपए के कॉस्ट का सामान इशू कर दिया। और ये इशू करने के बाद अब मैं अपने गोडाउन में झांकूंगा, तो मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े होंगे, कॉस्ट पर यूनिट वही चल रही है 30 रुपए, और 1500 रुपए आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, सेम कहानी चली। ठीक है, अब क्या फर्क आएगा, अब 1 फरवरी से फर्क आना शुरू होगा। 1 फरवरी को क्या हुआ, हमने 200 यूनिट्स परचेज करे 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट हो गई 8000 रुपए। अब हम जब फीफो और लीफो अप्लाई करते थे, तो हम अलग अलग लॉट को अलग अलग से लिखते थे, है ना। फीफो और लीफो में हम अलग अलग लॉट को अलग अलग से मेंटेन करते थे। जो ये 50 यूनिट वाला है, इसको हम फर्स्ट लॉट बोल देते थे, और जो हमने 200 यूनिट अलग से परचेज करे, इसको हम सेकंड लॉट बोलते थे। अब वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होगा, हम लोग ये अलग अलग नहीं करते बैठेंगे, हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड परचेज करने के बाद एक अपनी एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, हम अपनी एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। हम बोलेंगे देखो भाई, हमने 50 यूनिट परचेज करे थे, हमारे पास पड़े हुए थे 50 यूनिट 50 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए थे अभी तक, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 30 रुपए। तो टोटल कॉस्ट मेरी इतनी पड़ी हुई थी 1500 रुपए की, और साथ ही साथ मैंने और 200 यूनिट्स परचेज कर दिए, हमने 200 यूनिट्स परचेज कर दिए 40 रुपए पे। तो ये हो गई मेरी परचेज की कॉस्ट। तो अब ये परचेज करने के बाद जब मैं अपने गोडाउन में झांक रहा हूं, तो मेरे पास टोटल इतनी कॉस्ट का सामान पड़ा हुआ है, मेरे पास टोटल इतनी कॉस्ट का सामान पड़ा हुआ है। और ये जो टोटल कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की है, ये टोटल कॉस्ट मेरी कितनी यूनिट्स की है, 50 ये है, 200 ये है। तो यानी कि मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने पड़े होंगे, मेरे पास 250 यूनिट्स पड़े होंगे। तो मैं बोलूंगा भाई देखो, अलग अलग करके देखने से अच्छा है सिंपल करो, आप अपना टोटल कॉस्ट देखो कि भाई ये परचेज करने के बाद मेरे पास कितनी टोटल कॉस्ट का सामान इकट्ठा हो गया, और उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो 50 into 30 तो 1500 था, ये कितना आ रहा था, ये 8000 आ रहा था, डिवाइडेड बाय 250। तो इसको देखना जरा, पर यूनिट कितना आ रहा है, 1500 प्लस 8000 प्लस डिवाइडेड बाय 250, ये आ रहा है 38 रुपीज। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा कि 38 रुपीज पर यूनिट का मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। तो अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम अपनी गोडाउन में छाक के बोलेंगे भाई टोटलिटी में देखो, टोटलिटी में मेरे पास अब 250 यूनिट इकट्ठा हो गए, इसकी वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट हो गई 38 रुपए, और अकॉर्डिंगली टोटल आ गई 9500। ठीक है, इसका आप टोटल करोगे तो 9500 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें वेटेड एवरेज प्राइस हमने क्या यूज किया, हमने इसमें वेट्स कहां लगाए, ऐसा हमको फील ही नहीं हुआ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने वेट्स तो यहाँ पे लगा ही नहीं, तो ये वेटेड एवरेज प्राइस कैसे हुआ, आपको पता नहीं लगा, बट हमने वेट्स लगाए। जब हमने ये वाला काम किया, तो देखो हमने 30 रुपए को 50 यूनिट की वेटेज दी, और हमने 40 रुपए की प्राइस को 200 यूनिट की वेटेज दी।
जब मैंने सिंपल एवरेज लगाया था तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ ये 30 रुपए लिया था और ये 40 रुपए लिया था। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 बस इतना मैंने कर दिया था और ये मेरा 35 रुपए पर यूनिट का एवरेज प्राइस आया था, सिंपल एवरेज। लेकिन जब मैंने यहां पे मैंने कैलकुलेशन करी तो मैंने इस 30 रुपए को 50 की वेट दी और 40 रुपए की प्राइस को 200 की वेट दी, और फिर मैंने एक प्रकार से आप देख लो तो टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, टोटल वेट से डिवाइड कर दिया। ये 50 यूनिट्स क्या है, 50 मेरी वेट है, ये भी मेरी वेट है, तो टोटल वेट मेरी 250 हो गई और फिर मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आया 38 रुपए पर यूनिट का। तो आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे और आपको थोड़ा ये लॉजिकल भी फील हो रहा होगा, लग रहा होगा। जो सिंपल एवरेज पढ़ते वक्त जो हमें लग रहा था कि क्या कबाड़ पढ़ रहे हैं, क्या इलॉजिकल चीज लग रही है, अब यहां पे पढ़ने के बाद आपको लगना चाहिए कि भाई हाँ ये तो सर लॉजिकल लग रहा है, बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे मेथड्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड यही है। फीफो लीफो सबसे बेटर मेथड है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। एनीवे चलो जी, तो अब इन शॉर्ट इन क्रक्स वापस अपनी कहानी पे आते हैं। हमने बोला कि भाई क्लोजिंग डेट पे मतलब 1 फरवरी की परचेज के बाद मेरे पास 250 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिसकी एवरेज प्राइस पर यूनिट है 38 रुपए, और एवरेज प्राइस मतलब यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस, और टोटल प्राइस आ रही है मेरी, टोटल कॉस्ट आ रही है 9500, राइट। अच्छा, अब 15 फरवरी को हमने 100 यूनिट्स इशू करे थे, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने सारे अपनी क्वांटिटी सारे स्टॉक को एक साथ क्लब करके एक साथ ही रखा है। एक प्रकार से आप यही समझ लो कि हमने लॉट नंबर 1 और लॉट नंबर 2 को एक साथ जोड़ के बस एक लॉट बना दिया। हमने इसको एक लॉट नंबर बना दिया, सपोज लॉट नंबर 3, ऐसे ही बोल रहा हूं, हालांकि लॉट की कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई नहीं होगा, बट ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही लॉट है ना, जिसमें 250 यूनिट्स हैं, 38 रुपए का कॉस्ट पर यूनिट है और 9500 की टोटल कॉस्ट है। तो अब यहां पे मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं कि भाई मैंने 15 फरवरी को जब 100 यूनिट्स इशू करे तो कौन से लॉट में इशू करे होंगे, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक अकेला यही लॉट है, मैंने इसको ऑलरेडी क्लब करके रखा हुआ है। तो जब मैंने 100 यूनिट्स इशू करेंगे तो इसकी एवरेज प्राइस पर यूनिट 38 रुपए ही चल रही है, तो टोटल मैंने इतने कॉस्ट के गुड्स इशू करे। तो जब 250 में से मैंने 100 इशू कर दिए तो अब मेरे पास 150 बचे होंगे मेरे गोडाउन में, कॉस्ट पर यूनिट तो अभी 38 ही चल रही है और टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आ गई। 20 फरवरी को दोबारा से 100 यूनिट्स इशू करे तो अगेन इसी में से इशू करेंगे 100 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट वही 38 चल रही है, टोटल कॉस्ट वही 3800 आ गई। तो ये करने के बाद अब मेरे पास कितना बच रहा होगा सामान, मेरे पास अब मेरे गोडाउन में 50 यूनिट्स बच रहे होंगे, कॉस्ट पर यूनिट 38 रुपए ही चल रही है और 1900 रुपए की आपकी पर यूनिट 1900 रुपए की आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। तो दैट मींस 31 मार्च को मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े हैं जिसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1900 की, राइट। तो बस ये मेथड है ये, तो मेरे हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वेटेड एवरेज प्राइस मेथड भी समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे वापस आता हूं और मेरे को आपको एक पॉइंट लिखवाना है, तो इसकी कंटिन्यूएशन में ही लिखना, नोट करके लिख लेना, नोट में लिखना FIFO and weighted average price method are used generally in practice। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे सर प्रैक्टिकली कौन सा मेथड यूज होता है इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने का, तो उसका जवाब क्या है, FIFO और वेटेड एवरेज प्राइस, है ना। देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में, पहले मेथड में हम क्या बोलते थे कि भाई हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि भाई हमारे पास कौन से लॉट में सामान कितना पड़ा है, जो हम एक्चुअली में इशू कर रहे हैं वो कौन से लॉट में से इशू कर रहे हैं, और अल्टीमेटली कौन से लॉट में कितना सामान बचा है और उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है।
लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस में सोचो, जहां इतने सारे स्टॉक होते हैं, इतनी सारी परचेजेस होती है, इतने सारे लॉट में सामान आते हैं, तो वहां इतना ट्रैक रखना कि कौन से लॉट में क्या पड़ा है, कहां से इशू हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ट्रैक रखना अगर आप सोचोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल क्या बचा, अब हमारे पास बचे क्या मेथड्स, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब लीफो तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि एस टू रिकॉग्नाइज ही नहीं करता उसको, तो लीफो हम यूज नहीं कर सकते, तो वो भी चला गया पिक्चर से। अब क्या बचा, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। तो अब सिंपल एवरेज हमने बोला था कि इलॉजिकल है, वो तो हमें पढ़ते वक्त ही फील हो गया था कबाड़ है, तो वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल था, तो इसलिए इलॉजिकल होने की वजह से सिंपल एवरेज भी हट गया। तो अब बचा क्या मेथड हमारा, फीफो और वेटेड एवरेज। तो प्रैक्टिकली यही दो मेथड ज्यादा यूज होते हैं, और इसमें भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा ज्यादा बेटर मेथड है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड अच्छा मेथड है, बेटर मेथड है प्रैक्टिकली यूज करने के लिए। राइट, तो खैर आपसे ये पूछेगा नहीं कोई ऑब्वियसली, बट आपको मैं बस एक ज्ञान की बात बता रहा हूं। राइट, तो ये तो हमारी बात खत्म हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की। सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की डिस्कशन कर रहे थे। मैं आपको लास्ट लेक्चर के एक बार नोट्स पे लेके आता हूं, जहां हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे फटाफट से। राइट, तो हमने मेथड्स डिस्कस करने शुरू कर रहे थे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पढ़वा दिया, और अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसको हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि यहां पे हम जो भी सारी चीजें कैलकुलेशन करते हैं वो ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया था अपना सामान को, उसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन करते हैं। राइट, तो ये पांचों मेथड मैंने आपको कवर करा दिए। अब फटाफट से हम अपने नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को भी यहां पे फिनिश कर देते हैं। चलिए, अब आप अपनी नेक्स्ट मेथड की हेडिंग डालना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, तो पहले इसमें लिख लेते हैं, फर्स्ट एरो डाल के लिखना, दिस मेथड is also known as retail inventory method. This method is also known as retail inventory method. नेक्स्ट एरो में लिखना, नेक्स्ट एरो में लिखना, this method is commonly used in following cases. कौन से केसेस में यूज होता है कॉमनली, फर्स्ट डाल के लिखना, रिटेल बिजनेसेस, सेकंड लिखना, where individual costs are not ascertainable. थर्ड लिखना, where there are large number of items in inventory having similar margins. सिमिलर मार्जिन्स को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो सारी थियोरेटिकल बातें। चलिए, अब मुद्दे की बात कर आते हैं कि इस मेथड में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो लिखना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री
माइनस ग्रॉस मार्जिन ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ग्रॉस मार्जिन ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ये लिखना इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री into estimated gross margin परसेंटेज। फिर स्टार डाल के, नेक्स्ट स्टार डाल के, एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है, एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है, इसका भी कुछ फॉर्मूला टाइप है, लिखना सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स प्राइस। ठीक है, इसको ऐड करके कुछ फिगर आ जाएगी। फिर इसमें से लेस करना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये माइनस कर दिया इसमें से। इससे आपका आ जाता है ग्रॉस मार्जिन, इससे आपका आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। आप एक काम करना, इस वाली फिगर को ए मार्क करना और इस वाली फिगर को बी मार्क करना। तो ग्रॉस मार्जिन हमको यहां पे निकालना होता है परसेंटेज में, हमें यहां पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में निकालना होता है। तो ग्रॉस मार्जिन तो ये आपने अगर रुपीस में निकाल दिया, तो आप ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में कैसे निकालोगे, तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, बस। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका कॉन्सेप्ट इस मेथड का। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लेना। तो हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा भयानक सा लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो भयानक है जब मैं, लेकिन इसमें आपको समझाऊंगा बात तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज लगेगी। चलो जी, इसमें आप एक चीज और लिखना, एक पॉइंट और लिख लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या मतलब होता है, ये भी आप लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्लस परचेज, प्लस परचेज। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब ये क्या भला है, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो ये बहुत फॉर्मूला ऐसे देख के लग रहा होगा कि बहुत भयानक है, लेकिन जब मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता तब आपको कोई भी दिक्कत फील होगी। ठीक है, तो अब खाली समझना, लिखने का काम आपका खत्म, अब खाली समझने का काम बच गया। जो अभी तक हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई देखो ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, साल के दौरान हम परचेज करते हैं,
साल के दौरान हम परचेज करते हैं, इसमें से हम परचेज में से कुछ सेल कर लेते हैं, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देता हूं। चलो, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, इससे हमारा निकल जाता है क्लोजिंग स्टॉक। देखना, आप इस चीज को देख के अपने आप से पूछना कि क्या यहां पे कोई दिक्कत आपको नजर आ रही है। आप यही तो यूज करते हो, ओपनिंग स्टॉक लेते हो, परचेज ऐड कर देते हो, तो टोटल आपके पास आ गया। ऐसे ही ले लेते हैं, सपोज ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 100 यूनिट्स है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 100 यूनिट्स है, परचेज मैंने साल के दौरान कर दी 500 यूनिट्स की। ठीक है, मैं अभी यूनिट्स के टर्म में बात कर रहा हूं। साल के दौरान मैंने बेच दिया, मैंने सेल कर दिया, सपोज कितने, 300 यूनिट्स। तो अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा? अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा 600, 600 में से 300 गए, तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 300 यूनिट्स बचे होंगे। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल है तरीका। अब अब ऐसे बिजनेस के बारे में सोचना, कुछ मैं आपको बिजनेसेस के बारे में सोचने को बोलता हूं। जैसे आप लोग बिग बाजार गए होगे, आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स गए होगे, ग्रोसरी सुपरमार्केट्स गए होगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे कितनी सारी इन्वेंट्री होती है। आप ग्रोसरी मार्केट जाओ या सुपरमार्केट जाओ, तो वहां पे हर चीज की कितनी सारी इन्वेंट्री है। अगर चावल भी है तो चावल की अलग अलग पैकिंग है, अगर आटा भी है तो आटा की अलग अलग पैकिंग है। बहुत तरह तरह की चीजें हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बिकती है। तो अब आप ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अभी तक मैंने आपको जो भी मेथड बताया था, जो बेसिकली हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड डिस्कस किया था, फीफो लीफो वगैरह वगैरह, वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम हर आइटम जो हम अलग अलग कॉस्ट पे खरीद रहे हैं उसका एक अलग अलग लॉट मेंटेन करके एक दिमाग में एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते थे, है ना। वहां पे हम ये सब कर लेते थे। लेकिन बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे बहुत सारे सामान होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जब वो इतने सारे आइटम खरीद रहे हैं, हर आइटम अलग अलग साइज में भी खरीद रहे हैं, अलग अलग पैकिंग में खरीद रहे हैं, उनके लिए हर एक चीज का कॉस्ट मेंटेन करना, कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्या उनके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी कि वो इतनी सारी, अगर भाई फीफो भी लगाना चाहते हो, फीफो भी एस्टिमेटेड बेस पे लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको दिमाग में एक लॉट का तो मेंटेनेंस रखना पड़ेगा ना, कि भाई इस डेट को इतना परचेज किया था, ये पहला लॉट, इस डेट को इतना परचेज किया था, ये दूसरा लॉट, इस डेट को इतना परचेज किया था, तीसरा लॉट। फिर आप जब आगे बेच रहे हो तो आप एस्टिमेटेड वे में बोलोगे कि भाई पहले फीफो में फर्स्ट लॉट में से बेचा होगा, फिर दूसरे लॉट में से बेचा होगा, फिर तीसरे लॉट में से बेचा होगा। फीफो लीफो में भी हमको इतना रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जब बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट्स है जहां पे इतने सारे आइटम्स हैं, अलग अलग कॉस्ट जिसकी मेंटेन रखना कितना मुश्किल है, वो लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वो लोग कैसे निकालेंगे? वो लोग तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट का सारा रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे इस काम को करेंगे? तो वो ऐसे बिजनेसेस जो इतने सारे गुड्स अपने पास रखते हैं, इतनी सारी इन्वेंट्री रखते हैं, और जो कॉस्ट वगैरह के बेसिकली इतना रिकॉर्ड नहीं रख पाते, जिनके लिए कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो यूज करते हैं आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, राइट। अब वो यहां पे क्या बोलते हैं, वो बोलते भाई देखो, वो बोलते देखो भाई सिंपल है, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ी होगी, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ी होगी, इस क्लोजिंग स्टॉक की मुझे अलग अलग कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, ठीक है, कॉस्ट में निकालना मुश्किल है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, तो इसकी कॉस्ट शायद डिटरमाइन करना मुश्किल है। लेकिन क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास पड़ी हुई है उसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं? मेरे पास भाई आप देखो, एक दुकान में जहां पे क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, हर सामान में उनके पैकिंग में सेल्स प्राइस तो लिखी होगी, एमआरपी वगैरह लिखी रहती है। तो वो क्या करते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू निकाल लेते कि भाई कॉस्ट छोड़ो, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ी है उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है ना, सामान है उसमें एमआरपी छपी हुई है, तो बस निकाल लो कि कितने एमआरपी का, कितने सेलिंग प्राइस का सामान मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में से पड़ा हुआ है, राइट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया। वो कहते हैं चलो अब ये जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू पे है, इस सेल्स वैल्यू में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन हटा दूं, अगर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन हटा दूं, तो क्या मेरे पास कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं आ जाएगी एक प्रकार से? कुछ सोचो, हम कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर मैं अपनी सेल्स वैल्यू निकाल पा रहा हूं अपनी क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसमें से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगी? मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और मुझे अल्टीमेटली यही तो चाहिए होता है, मुझे अपनी बैलेंस शीट, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह के लिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही चाहिए होता है।
तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि हम उल्टा रास्ता पकड़ रहे हैं। हम लोग बजाय इसके कि हम डायरेक्टली कॉस्ट निकाले, हम क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू पे ले लेते हैं और उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देते हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू तो मैंने बोला हम आराम से निकाल सकते हैं, यहां पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तो हम एमआरपी से मल्टीप्लाई कर करके जो भी एमआरपी छपी है उसके हिसाब से निकाल लेंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि सर ये हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लें, ये कैसे लें हम लोग? तो इसके लिए हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम एस्टिमेट करते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अपने लिखे हुए नोट्स पे भी आता रहता हूं। तो देखो, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ग्रॉस मार्जिन ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री, या ग्रॉस मार्जिन का मतलब आप ये समझ लो जीपी। ठीक है, बोल रहे हैं ग्रॉस मार्जिन, यहां बोलते हैं इसको ग्रॉस मार्जिन है, बट इसको आप मोटा मोटा जीपी ही समझ लो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे हमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कि भाई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना ग्रॉस प्रॉफिट छुपा हुआ है, इसके लिए हमें कुछ एस्टिमेशन करना पड़ता है। किस चीज का एस्टिमेशन करना पड़ता है? हमको ये देखना पड़ता है कि भाई मैं अपने सामान पे कितना प्रॉफिट का परसेंटेज कमा लेता हूं, मैं अपनी सेल्स पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेता हूं। तो अब बचपन में याद है, आप एक जीपी रेशियो पढ़ते थे, अब बचपन में 12वीं क्लास में एक जीपी रेशियो पढ़ते थे, जिसमें हम बोलते थे कि जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 इज जीपी रेशियो। तो बेसिकली मैं ये निकाल लेता हूं, एक एस्टिमेट करता हूं कि भाई मैं अपनी सेल्स पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कमा लेता हूं, ये मैं एस्टिमेट करता हूं, ये मैं एस्टिमेट करता हूं। तो ये एस्टिमेटेड फिगर ही निकालना इसमें मेन काम है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू, ये तो आपको वैसे क्वेश्चन गिवन नहीं होती है, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपको असली काम ये करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए होता है एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए आपको, ताकि क्लियर रहे, मैं जीपी रेशियो ही बोलता रहता हूं, वही ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, तो आपको एक एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए होता है, मार्जिन चाहिए होता है। अब ये निकालने का तरीका हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहां पे यही समझना है। और अगर ये समझ आ गया तो फिर आपका ये मेथड क्लियर। ठीक है, हम बोलते हैं, अब यहां पे आप इसकी पिक्चर बना के चलना। हम बोलते हैं भाई देखो, साल के ओपनिंग में मेरे पास 100 यूनिट्स थे, साल के क्लोजिंग में मेरे पास 500 यूनिट्स थे। सॉरी, उल्टा हो गया, साल, पूरे साल की कहानी कर रही है, अलग अलग डेट छोड़ दो। ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास ओपनिंग में 100 यूनिट्स थे और मैंने ड्यूरिंग द ईयर 500 यूनिट्स खरीदे। तो आप अगर ऐसे सोचोगे तो आपके पास पूरे साल में कितने गुड्स बचे हुए थे, या आपके पास कितने गुड्स अवेलेबल थे जो आप बेच सकते थे। 100 यूनिट्स ओपनिंग में थे और ड्यूरिंग द ईयर हमने बेशक अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदे होंगे, लेकिन आप टोटलिटी में, ड्यूरिंग द ईयर में टोटलिटी में फिगर सोचोगे तो आप बोलोगे सर देखो, हम टोटली पूरे साल के दौरान 600 यूनिट्स हमारे पास थे जो हम बेच सकते थे। मेरे शब्दों पे गौर करना, ड्यूरिंग द ईयर हम 600 यूनिट्स बेच सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा बेचे, मैं कह रहा हूं बेच सकते थे। 100 यूनिट्स ओपनिंग पे थे, 500 यूनिट्स और खरीदे, तो हम लोग पूरे साल में 600 यूनिट्स बेच सकते थे। तो ये जो 600 यूनिट्स आप बेच सकते थे, आपको उसकी कॉस्ट तो पता ही होगी। आपकी कॉस्ट कैसे पता होगी? आपके पास ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया होगा, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, तो इसकी कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल होगी। और परचेज आपने कितनी कितनी कॉस्ट की करी, ये तो आप टोटल निकाल सकते हो। परचेज की एक टोटल फिगर तो आप निकाल ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज की टोटल फिगर आपके पास पता होगी, तो आपको इस 600 यूनिट्स जो आप पूरे साल में बेच सकते थे, इसकी कॉस्ट पता है। इसकी कॉस्ट पता है। अच्छा, अब इस 600 यूनिट्स में से मैंने एक्चुअली में साल में 300 यूनिट्स बेचे, मैंने 300 यूनिट्स बेचे, तो 300 यूनिट्स की जो मेरी सेल हुई, इसकी सेल्स वैल्यू तो आपको पता है, इसकी आपकी सेल्स वैल्यू पता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो 300 यूनिट्स में पड़ा हुआ है, इसकी भी सेल्स वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी सेल्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई देखो, पूरे साल में ये देखो कि ये जो 600 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए थे, इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है, और इन 600 यूनिट्स की आप कॉस्ट माइनस कर दो। तो इन 600 यूनिट्स की अगर आप सेल्स वैल्यू में से 600 यूनिट्स की कॉस्ट ही हटा दोगे, तो क्या आपके पास इस 600 यूनिट्स का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा?
क्या आपके पास 600 यूनिट्स का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? द आंसर इज यस। तो बस आपका 1 से 600 यूनिट्स का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर आप इस सेल्स वैल्यू के टर्म्स में निकाल लो कि भाई इस सेल्स वैल्यू पे ये कितना परसेंटेज आता है, और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं। अब आप अपनी एक बार फॉर्मूले में आना, मैं आपको फॉर्मूले में यह चीज दिखाता हूं, ये चीज अगर आपको ये समझ आ गई। सेल्स हमारे पास है एट सेल्स वैल्यू, सेल्स है हमारे पास एट सेल्स वैल्यू। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर रहे हैं एट सेल्स प्राइस। यानी ये जो 300 यूनिट्स है जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, इसकी हम सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम जो 300 यूनिट्स, आप लिखना मत, बस समझना, ठीक है, लिखना कुछ नहीं है। हमने जो 300 यूनिट्स बेच दिए, इसकी सेल्स वैल्यू की फिगर ऑब्वियसली पता होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो 300 यूनिट्स जो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पता है पड़े हैं, इसकी सेल्स वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये ए क्या है बेसिकली कि 600 यूनिट्स की सेल्स वैल्यू कितनी है, 600 यूनिट्स की सेल्स वैल्यू कितनी है मेरे पास आ गया। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया। फिर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स देखूंगा कि भाई पूरे साल मेरे पास जो ये 600 यूनिट्स पड़े हुए थे, इसकी कॉस्ट कितनी थी, लागत कितनी थी, ये मैं निकाल लूंगा। और ये मैं कैसे निकालूंगा? ये 600 यूनिट्स आया कैसे था? 500 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पे थे, और 100 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पे थे, और 500 की मैंने परचेज करी थी। तो बस ये जो कॉस्ट मैं निकालूंगा 600 यूनिट्स की, ये मैं कैसे निकालूंगा? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे कितनी थी, और साल में मैंने परचेज की मेरी कितनी कॉस्ट आई, तो ये मेरे बेसिकली 600 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। तो बस 600 यूनिट्स की सेल्स वैल्यू आ गई, 600 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई, तो ये 600 यूनिट्स की मेरे पास ग्रॉस मार्जिन आ गई, इन 600 यूनिट्स की ग्रॉस मार्जिन आ गई। और बस वंस आपने ग्रॉस मार्जिन निकाल दिया, तो आपको जो जीपी रेशियो का फॉर्मूला पता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, बस एक प्रकार से वही फॉर्मूला आपको लगाना है। बस आपको लेना क्या है? ये बी लेना है आपको 600 यूनिट्स की कॉस्ट, और ए क्या लेना है आपको? 600 यूनिट्स की सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो 600 यूनिट्स की कॉस्ट बी है, 600 यूनिट्स की सेल्स वैल्यू ए है, बी अपॉन ए इंटू 100। तो आपको एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन पता लग जाएगा कि भाई हम अपने सामान में कितना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कमा पाते हैं, हम अपना कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा पाते हैं, ये आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। बस ये आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो अब आप अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हो। तो सेल्स वैल्यू एट क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तो हमारे पास है ही, बस सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी, तो बस काम खत्म। तो ये ग्रॉस मार्जिन आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि भाई मेरी सेल्स पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो सेल्स है या सेल्स वैल्यू वाली फिगर है, इसको आप लोग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला परसेंटेज, तो आपकी एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा कि भाई इस क्लोजिंग स्टॉक में आपका लगभग एस्टिमेट अंदाजे से कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम सेल्स वैल्यू में अंदाजे से निकाल रहे हैं कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक में जो सेल्स वैल्यू है उसमें कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं। ये आ गया आपका एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन। तो बस सेल्स में से एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन माइनस कर दो तो आपकी कॉस्ट निकल के आ गई। बस ये कॉन्सेप्ट है आपकी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉजिक के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको, और हम लोग क्या बेसिकली थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, यहां पे भी एस्टिमेशन हो रहा है, जो ग्रॉस मार्जिन है इसको निकालने में कहीं ना कहीं अंदाजा ही है, इसलिए हम इसको एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन ही बोल रहे हैं। लेकिन जब हम फीफो लीफो वगैरह भी लगाते हैं तो वहां पे भी तो हम एस्टिमेट ही करते हैं, फीफो में भी तो हम एस्टिमेट ही करते हैं कि भाई जो पहले आया होगा वो पहले जा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत एस्टिमेशन तो हमको यूज करना ही पड़ता है ना। अकाउंटिंग में एस्टिमेट तो हमें यूज करने ही पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत हम एस्टिमेट यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारे पास एक लगभग फिगर आ रही है कि भाई मेरे पास कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पड़ी है, सिंपल, है ना। चलो जी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसी के साथ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मैं आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे लेके आता हूं कि आपको किस प्रकार से इसको अप्लाई करना होता है। तो अब आप लोग खोलना अपने किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा इलस्ट्रेशन है इस मेथड के ऊपर। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 4.13। ठीक है, स्टडी मटेरियल में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस मेथड के ऊपर, मैं दोनों डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। आ जाओ जी। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो हमको क्या निकालनी है? हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकालनी है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो देखो, गिन के 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको पूरे साल की सेल्स दे रखी है, मतलब मेरे एग्जांपल में जो
300 यूनिट्स के बिके थे, उसकी सेल्स वैल्यू दे रखी है। आपको परचेज दे रखी है कि साल के दौरान हमने कितनी परचेज करी, कॉस्ट पे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉस्ट होती है, परचेज तो मेरे लिए कॉस्ट ही होती है, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखी है। अच्छी बात यह है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी जीरो है, ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है। तो मेरे एग्जांपल में 300 यूनिट्स सॉरी 100 यूनिट्स ओपनिंग में पड़े हुए थे, लेकिन यहां पे जीरो है, उसने बोल दिया तो आपका काम इजी हो गया। और फिर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस 50,000, ठीक है। तो मैंने आपको बोला इस मेथड को जब आपको अप्लाई करने आएगा एग्जाम में, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वो सेलिंग प्राइस खुद ही बता देगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस बता देगा। तो बताओ भाई कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत है क्या? क्या फॉर्मूला हमने सीखा, कॉस्ट का हमने क्या निकला फॉर्मूला सीखा था? तो हमने बोला था क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस ग्रॉस मार्जिन, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 50,000, 50,000। इसमें से ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालूंगा मैं? 50,000 की सेल वैल्यू पे जो भी परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज है इंटू उसको डिवाइड बाय 100 से कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बस अब ये यहां पे परसेंटेज कितनी आएगी ये मेरे को पता नहीं, ये मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो ये मैं एक दो लाइन की जगह छोड़ के वर्किंग नोट पे निकाल लेता हूं, वर्किंग नोट। तो क्या मैंने आपको तरीका बताया, पहले आप लो सेल्स, पहले आप सेल्स लो, कितनी सेल्स दे रखी है आपको? सेल्स रखी है 2 लाख की। मैं काम करता हूं, मैं अपने पास खोल लेता हूं क्वेश्चन, तो आप लोग अपने पास किताब में से या जहां से भी आप देखते होगे वहां से देखते रहना, राइट। तो सेल्स आपको कितनी दे रखी है साल की? 2 लाख रुपए की। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू, यानी वही 50,000 वाली फिगर। तो टोटल मेरे पास मतलब पूरे साल में 2.5 लाख रुपए के गुड्स थे। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया था ए, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी? ये होगी सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर आपको लिखने का मन करे तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। और इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला सिंपल था, ओपनिंग स्टॉक जीरो है तो जीरो, प्लस परचेस, परचेस कितनी दे रखी है? 2 लाख, प्लस 2 लाख। तो यानी कि मेरे पास टोटल कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़े हुए थे? 2 लाख के कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़े हुए थे। तो यानी कि मैं ये 2 लाख के गुड्स, मैं ये 2 लाख के गुड्स 2.5 लाख में बेच सकता था। एक्चुअल में कितना बेचा वो छोड़ो, बट पूरे साल में ये 2 लाख के कॉस्ट का गुड्स मैं 2.5 लाख रुपए में बेच सकता था। तो अगर मैं 2 लाख के टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 2.5 लाख में बेच देता तो मैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेता? सर मैं 50,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेता। तो ये हो गया एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन। बस यहां पे आप ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज करने की जगह क्या यूज करोगे? ग्रॉस मार्जिन। है वही चीज, लेकिन जो टेक्निकल टर्म बता रखे आपको वही हमें टर्म यूज करनी चाहिए। सो वील यूज द टर्म ग्रॉस मार्जिन, बट है ये जीबी, राइट। इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया था अपने कॉन्सेप्ट में बी। तो बस अब ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालना कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं सर, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, यानी 50,000 डिवाइडेड बाई 2.5 लाख इंटू 100, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये 20 निकल के आ जाएगा आपका। तो एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्जिन आपका 20% आ गया। और अब आप अपने इसके सोल्यूशन में पुट कर दो, तो ये हो गया 20/100। अब आप इसका निकाल लेना। तो बेसिकली 50,000 का एक प्रकार से 80% निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर
बन के आ गया। चलो जी, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको मेथड समझ आ गया होगा। इस आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन और दे रखा है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। अब देखना आप इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इस पे आप लोग एक स्टार मार्क लग कर देना, ठीक है। तो एक बार जब रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो कहता है मेसर्स एक्स वाई एंड जेड आर इन रिटेल बिजनेस, ठीक है। तो देखो एक्स वाई एंड जेड किसमें है, रिटेल बिजनेस में है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बोलता है गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स, लेकिन ब्रैकेट में बोला हुआ है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। इसका मतलब क्या कि उस बोल रहा है कि 15,75,500 के गुड्स मिले हैं हमको, लेकिन इसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस का एडजस्टमेंट करना है। इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट का और टैक्सेस का एडजस्टमेंट करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 3% और टैक्स कितना है, तो टैक्स में देखो अब उसने यहां पे सेल्स टैक्स दे रखा है 11%, राइट। तो टेक्निकली सेल्स टैक्स उसको देना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल को इनको मॉडिफाई करके इसको ठीक कर देना चाहिए। रीजन बीइंग सेल्स टैक्स अब बेकार की चीज हो गई है। अब सेल्स टैक्स की जगह क्या आ गया है, जीएसटी आ गया, राइट। तो आपके एग्जाम में वो सेल्स टैक्स लिखेगा मेरे को लगता नहीं, बट चलो यहां पे सेल्स टैक्स लिखा है तो हम सेल्स टैक्स ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया 3% का ट्रेड डिस्काउंट और 11% का सेल्स टैक्स। फिर आपको पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रखे हैं 87,500 के। तो ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट में बोल देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज। फिर आपको साल की सेल्स दे रखी है और सेल्स प्राइस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालो इन्वेंट्री का यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको मेहनत कहां करनी है, मेहनत करनी है आपको कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने की, बस इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने की थोड़ी सी मेहनत करनी है। पिछले क्वेश्चन में परचेज की उसने डायरेक्ट एक कॉस्ट की फिगर बता दी थी तो हमने वही ले ली थी। यहां पे आपको परचेज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, राइट। तो पहले उन्होंने देखो परचेज की कॉस्ट निकाली हुई है, तो मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूं। तो 15,75,500 के हमारे को गुड्स मिले थे। अब देख इसको लिंक करना, अब जो ये कैलकुलेशन है इसको लिंक करना। लास्ट लेक्चर में मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पूरा एक फॉर्मूला टाइप लिखवाया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो उससे आप लोग लिंक करना। तो ट्रेड डिस्काउंट वहां पे हमने लिखा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लेस करते हैं। तो 15,75,500 की तो परचेज प्राइस है, इसको आप समझ लो दिस इज परचेज प्राइस, इसको आप परचेज प्राइस की तरह ट्रीट करो। तो 15,75,500 तो आपको परचेज प्राइस दे रखी है, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं हम लोग। तो अगर आप 15,75,500 का 3% निकालोगे तो ये आ जाना चाहिए आपका 47,265। तो ये चेक करते हुए भी चलते कि सही कैलकुलेशन हो रखी है कि नहीं, ठीक है ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक हो रखी है, तो हमने माइनस कर दिया तो फिगर आ गई हमारी 15,28,235। अब हम लोग सेल्स टैक्स ऐड करेंगे। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने यहां पे अज्यूम कर रखा है, अज्यूम नॉन रिफंडेबल, जो ये टैक्स है इन्होंने अज्यूम कर रखा है कि ये नॉन रिफंडेबल है। क्योंकि आपको याद होगा जो कॉस्ट का हमने कैलकुलेशन किया था उसमें हमने क्या लिखा था कि हम लोग सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं, हम लोग खाली नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं। अब यहां पे थोड़ी सी मुझे तकलीफ है, रीजन बीइंग कि सेल्स टैक्स की जगह पहली बात आज आ गया है जीएसटी, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर क्वेश्चन बनना चाहिए तो उसको सेल्स टैक्स तो लिखना ही नहीं चाहिए, उसको जीएसटी लिखना चाहिए। और जीएसटी इज नॉट अ नॉन रिफंडेबल टैक्स, मतलब जीएसटी एक रिफंडेबल टैक्स होता है, क्योंकि जीएसटी जो भी हम परचेस वगैरह पे पे करते हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। हालांकि उसकी डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा, बट जो हम जीएसटी पे करते हैं ऑन आवर परचेसेस उसका हमें क्रेडिट मिलता है, जिसको हम फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटी से, जीएसटी की लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो जीएसटी हम परचेज पे करते हैं, सिंपल भाषा में बोलूं तो वो रिफंडेबल टैक्स हो जाता है, क्योंकि उसका हमें बाद में एडजस्टमेंट करने मिलता है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर जीएसटी दिया होगा तो वो आपका रिफंडेबल टैक्स होगा, और अकॉर्डिंगली रिफंडेबल टैक्स आप कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको एक अजम्पशन, अपनी जो भी आप अजम्पशन ले रहे हो वो अजम्पशन जरूर लिख के आनी है, एक्सप्लेनेशन जरूर लिख के आनी है अपने आप को सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जहां पे इंस्टीट्यूट ध्यान नहीं दे पाता अपनी स्टडी मटेरियल में, बट क्या कर सकते हैं, जो है हमें उसी से काम चलाना है। बट मैं फिर भी आपको सारी क्लैरिफिकेशन देके चल रहा हूं। एनीवे, तो हमने बोला इन शॉर्ट ये जो सेल्स टैक्स है ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है, और नॉन रिफंडेबल टैक्स को हम लोग अपनी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जब इसमें हमने, अच्छा दूसरी बात, एक और बात, जो ये टैक्स कैलकुलेट होता है 11% का, ये याद रखना, ये एज पर जो भी टैक्स लॉज होते हैं हमारे, वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो आप ये जो 11% की कैलकुलेशन करोगे, ये 15/28/235 का होगा 11%, राइट। तो ये आ रहा है, हाँ पॉइंट्स में आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 106 हो गया, 168/106। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि 11% की कैलकुलेशन हम किस पे करेंगे, 1528,235 पे, यानी प्राइस जो नेट प्राइस है आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। और ये ठीक है, टेक्निकली ठीक भी है। सेल्स टैक्स का तो पता नहीं, बट जीएसटी लॉ में अगर आप, मतलब जीएसटी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम जीएसटी की जो कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे हम यही चीज पढ़ते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हमें माइनस करना होता है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज फाइन, राइट। तो ये सब करने के बाद मेरा प्राइस ये आ गया 1696,341। और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज है, तो ये हमारे और ऐड हो जाते हैं, ये भी हमने लिखा हुआ है अपने फॉर्मूले में। तो फाइनली अल्टीमेटली मेरी जो परचेज प्राइस आ रही है वो आ रही है 1783,841। दिस इज द फाइनल परचेज प्राइस। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। बाकी तो फिर आपका अभी नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ये आप निकाल दोगे सही सही, फिर तो कोई भी तकलीफ आगे नहीं होने वाली। फिर तो हमारा फॉर्मूला वही है, तो सबसे पहले वही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालो, या ग्रॉस मार्जिन जिसको हम बोल रहे हैं। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीख लिया, सेल्स ले ली प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस ले लिया, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। तो जो हमारी टोटल फिगर आई इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेल्स वैल्यू, है ना, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेल्स वैल्यू। तो ये हमारी ए की फिगर आ गई। इसमें से हम लोग परचेज नहीं लिखना चाहिए, जो फॉर्मूला प्रिस्क्राइब है हमें वही लिखना चाहिए। तो हमें लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमें लेना चाहिए। तो अब यहां पे टेक्निकली ये परचेज की कॉस्ट आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको ओपनिंग स्टॉक तो गिवन नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन होता तो इस परचेज प्राइस पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट जो भी दी होती वो भी ऐड कर देते, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो दी नहीं हुई, तो बात ही खत्म। तो जो भी हमारी परचेज कॉस्ट है वही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स है अवेलेबल फॉर सेल। बस ये माइनस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन आ जाता है, जिसको हमने बोला बी। बस, और परसेंटेज में निकालने के लिए आप कैसे करोगे, b डिवाइडेड बाई a इंटू 100। तो 659 डिवाइडेड बाय 2480 500 इंटू 100, ये मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 659 डिवाइड बाय 2480 500 इंटू 100, तो वही आ रहा है 28.085 करके अजीब सी फिगर आ रही है। तो हमने ये राउंड ऑफ कर दिया 28.09% पे। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं पता। हमारा अल्टीमेटली जो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, ये 235 गिवन है क्वेश्चन में, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये कैसे करोगे आप, 2,35,000 का बेसिकली 28.09% निकालोगे। तो भाई हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो सेलिंग वैल्यू सेल्स प्राइस पे दी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं अंदाजा जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो कितना है, 235 इंटू 28.09%। तो ये कितना है 66011.5, जिसको इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 66012 पे। और फिर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई, दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, सारा फॉर्मूला लिखवा दिया, और बाकी जो भी क्वेश्चन वो आपको केस बना के दे दे, जो भी इंफॉर्मेशन दे दे, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। और सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आपको उसकी कभी भी टेंशन नहीं लेनी, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े आराम से आ सकता है, और आप मेरे ख्याल से आ भी चुका है पहले, और ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आएगा।
ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया तो ये 5 नंबर में आराम से क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इस मेथड पे थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि फीफो लीफो ये सब क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, इसके क्वेश्चन में एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का जो आपने बेसिकली एक अच्छा मेथड सीखा, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है एज पर योर लेटेस्ट ट्रेंड, इसलिए मैंने इस पर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन की। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोग अपने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 खोलना। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपका कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का नहीं है, एक मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो, दिस इज अ मिसलिनियस क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इंस्टीट्यूट वाले पास एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ भी चुके हैं और कई बार इसको ये अपने मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह में डाल चुके हैं। सो एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आराम से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2020। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, 31 मार्च 2020 को आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको दे रखा है इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2019 142,500। तो क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको, तो आपको 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री निकालनी है और ये आपको 1 अप्रैल 2019 की इन्वेंट्री दे रखी है। दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं ओपनिंग इन्वेंट्री है या ओपनिंग स्टॉक है। फिर आपको परचेजेस दे रखे हैं, ओके, और आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिर आपको सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है और फाइनेंशियल चार्जेस दे रखा है। तो ये 3 खर्चे आपके जो दे रखे हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आई होप आप ये बात समझ सकते होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो बेसिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है। इसके अलावा फिर आपको सेल्स की फिगर दे रखी है टोटल 12,45,000। चलो जी, अब नीचे क्या कहता है वो, इसको आप लोग अंडरलाइन करना। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 की इन्वेंट्री वैल्यू करते वक्त अ सम ऑफ ₹17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for ₹50,000। तो क्या कह रहा है आपसे कि जब हम 31 मार्च 2019 की स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे थे, 31 मार्च 2019 की स्टॉक की वैल्यूएशन मतलब पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक, यानी एक प्रकार से आप समझ लो करंट ईयर की ओपनिंग स्टॉक, यानी ये वाली स्टॉक की वैल्यूएशन, जो ये वाली वैल्यूएशन हमने करी है। तो ये 142,500 की जो हमने वैल्यूएशन करी, ये करते वक्त हमने क्या एक काम किया, एक कोई स्टॉक था, कोई एक आइटम था जिसकी ओरिजिनल परचेस प्राइस या ओरिजिनल परचेस कॉस्ट तो 50,000 रुपए की थी, लेकिन इस 50,000 में से हमने 17,500 राइट ऑफ कर दिए, खत्म कर दिए, उड़ा दिए। तो बेसिकली यानी कि जो हमारी ओपनिंग स्टॉक में फिगर आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, हमने 50,000 रुपए की कॉस्ट पे खरीदा हुआ था, लेकिन इसमें से हमने 17,500 रुपए राइट ऑफ कर दिए। तो ये मेरी बुक्स में कितने रुपए की आ रही होगी, अब ये आ रही होगी 32,500 की। यानी कि जो ये 142,500 है, ऐसे देख लेते हैं, यहां 142,500 है, तो मेरी ओपनिंग स्टॉक 142,500 की है, लेकिन इसमें से कुछ मेरी अब नॉर्मल इन्वेंट्री है, इसको मैं बोल रहा हूं अब नॉर्मल इन्वेंट्री, यानी ऐसी इन्वेंट्री जो कॉस्ट पे तो नहीं आ रही, जिसमें हमने कुछ अमाउंट राइट ऑफ कर दिया था, उसको मैंने बोल दिया अब नॉर्मल इन्वेंट्री। ये कितनी की आ रही है, 32,500 की आ रही है ये। और रिमेनिंग फिर मेरी कितनी बच गई, जिसको मैं बोल देता हूं नॉर्मल इन्वेंट्री। तो रिमेनिंग ये बच गए आई थिंक 1,10,000, 1,10,000। तो यानी कि इन शॉर्ट
142,500 की ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ 32,500 की ऐसी इन्वेंट्री है जो कॉस्ट पे नहीं आ रही, जो कॉस्ट पे नहीं आ रही। ये सिंपल मीनिंग इसका ये हो गया। एनीवे आगे देखते हैं। तो पूरा सेंटेंस अभी पढ़ा नहीं था, तो वापस से मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। तो एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2019, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for rupees 45,000। यानी कि जो ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही थी 32,500 की, ये मैंने अब इस साल में बेच दी। करंट ईयर में ये मैंने बेच दी। कितने रुपए पे बेच दी? 45,000 पे बेच दी। तो 32,500 की मेरी इन्वेंट्री आ रही थी जिसको मैंने 45,000 में बेचा। तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना हो गया? कितना प्रॉफिट पे बेच दिया? 45,000 की बेचा मैंने, जिसकी मेरी 32,500 की वैल्यू आ रही थी मेरी बुक्स में। तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया देख लेते हैं। 45 माइनस 32,500, ये आ रहा है 12,500 का प्रॉफिट। राइट? तो साथ साथ कहानी समझते हुए चल रहे हैं। Barring the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का भी मतलब मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। तो बताओ भाई, साल में टोटल सेल कितनी की हुई? साल में टोटल सेल कितनी की हुई हमारी? सर साल में हमारी टोटल सेल हुई है 12,45,000 की। आ जाओ, तो टोटल सेल्स हमारी ड्यूरिंग द ईयर हुई 12,45,000 की। ठीक है सर। इसमें से कुछ सेल मैंने अबनॉर्मल इन्वेंट्री की करी। इसमें से कुछ सेल मेरी अबनॉर्मल इन्वेंट्री की हुई। तो क्योंकि अबनॉर्मल इन्वेंट्री की सेल हुई, तो इसको मैं टर्म बोल देता हूं अबनॉर्मल सेल्स। इसको मैं टर्म बोल देता हूं अबनॉर्मल सेल्स। तो इसमें से 12,45,000 में से 45,000 रुपए की जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये मेरी अबनॉर्मल इन्वेंट्री की हुई। 45,000। और इस 45,000 पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? इस 45,000 की सेल्स पे प्रॉफिट मैंने कितना कमाया? ये कमाया 12,500 का। ठीक है। तो 12,45,000 में से मेरी 45,000 की कुछ अबनॉर्मल सेल्स है जिसमें मैंने 12,500 का प्रॉफिट कमाया। अब रिमेनिंग जो बची हुई सेल कितनी हो गई? बची हुई सेल सर मेरी हो गई 12 लाख की। इस बची हुई सेल को मैंने बोल दिया नॉर्मल सेल्स। तो वो कह रहा है कि भाई बारिंग दिस सेल, इस सेल के अलावा जो बची हुई सेल होती है हमारी, वो होती है एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। यहां पे हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन चलता है, वो चलता है 20%। क्योंकि इस पे तो हमने कुछ अलग प्रॉफिट कमाया। इस पर आप देखोगे तो 20% का प्रॉफिट नहीं कमाया। 12,500 डिवाइडेड बाय 45,000 करोगे तो कुछ 27 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जो अबनॉर्मल सेल्स है उसको हटाने के बाद उसके अलावा जो मेरी बची हुई जो भी सेल्स होती है वो कितने प्रॉफिट पे होती है? वो 20% के प्रॉफिट पे होती है। ये क्वेश्चन की जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। राइट? तो बस कहानी तो आई थिंक क्वेश्चन की खत्म हो गई। अब आपको निकालना अल्टीमेटली क्या है? आपको 31 मार्च 2020 का स्टॉक का वैल्यू निकालना है। इन अदर वर्ड्स आपको सिंपल भाषा में बोलो, हमारी बचपन की जो भाषा है उसके हिसाब से मैं बोलूं तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करना। राइट? तो आ जाओ जी, ये मैं आपको करके बताता हूं। तो पहले हम थोड़ा बच्चों वाले तरीके से करेंगे और फिर हम लोग स्मार्ट सीए वाले तरीके से करेंगे कि भाई अब अगर हम 11वीं 12वीं के बच्चे होते तो हम कैसे करते, और अब हम सीए स्टूडेंट्स हैं तो हमको कैसे करना चाहिए। तो मैं दोनों तरीके से कर जाता हूं। तो पहले हम लोग बच्चों वाली तरीके से करते हैं। तो बच्चों वाले तरीके से कैसे करेंगे? हम लोग बच्चों वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बचपन का अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलो जी, है ना, ये तो हमें बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग, अब हमें पता है। इसको मैं बोल देता हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही बस मन कर रहा है इसलिए मैं मेमोरेंडम बोल रहा हूं। चलो छोड़ो यार, मेमोरेंडम नहीं डालता, बेकार में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो जी, इसको मैं खाली ट्रेडिंग अकाउंट बोल देता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या चीजें डालते हैं सर? हम सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक डालते हैं।
ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन से अब मैं देखते हुए चलूंगा, अब अपने क्वेश्चन में देखते हुए चलना। तो ओपनिंग स्टॉक आ रहा था हमारा 142,500 का। और सर हम डेबिट साइड पे क्या डालते हैं, और हम डेबिट साइड पे क्या डालते हैं, 142,500, और हम डालते हैं परचेजेस डालते हैं अपनी, साल के दौरान हमने कितनी परचेजेस करी, तो ये आ रही है 762,500। ठीक है सर। और हम क्या डालते हैं, अपने डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे यहां पे हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,50,000 के, तो ये भी आ गए हमारे, खत्म। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं, आपको पागल बनाने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए दे रखे हैं, लेकिन अब तो आपको अच्छे से पता है, 11वीं से पता है भाई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो वो आपको यहां पे डालना नहीं, तो वो आपको खाली पागल बनाने के लिए दे रखा है, तो कोई नहीं, हम तो समझदार हैं, हम नहीं डालेंगे। फिर हमें सेल्स दे रखी है, सेल्स कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, 12,45,000 की। राइट, ओके सर। अल्टीमेटली मेरा क्रेडिट साइड में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। राइट, अब दिक्कत क्या है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है अल्टीमेटली, क्वेश्चन में तो हमें यही निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे को पता नहीं। मेरे को ये पता है सर कि यहां हमारा जो प्रॉफिट आता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो यहां पे बच जाता है, तो यहां हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको इस ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर बता दूं, अगर मैं आपको इस ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर बता दूं, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा हो जाएगा। तो क्या आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर करके क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते? बचपन में तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन होती थी क्वेश्चन में, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, जो बचपन में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करते थे। लेकिन यहां पे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक आपसे निकलवाना चाहता हूं, तो अगर मैं आपको उसके लिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर बता दूं, तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक पे आ सकते हो? आ सकते हैं। फिर हमारी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी, उल्टा केस हो जाएगा। तो बस, क्या हम लोग एक जीपी निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट दिस जीपी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जीपी कैसे निकालोगे? आ जाओ, ये अपनी सेल्स की फिगर से निकाल लो। तो अब नॉर्मल सेल्स पे तो मेरा 12,500 का हुआ है, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, मैं कैसे यहां पे जीपी निकालूंगा। मैं अब बोलूंगा जीपी ऑन अब नॉर्मल सेल्स प्लस जीपी ऑन नॉर्मल सेल्स। भाई जीपी तो जीपी है ना, चाहे अब नॉर्मल सेल्स की हो चाहे नॉर्मल सेल्स की हो, जीपी तो जीपी है। जीपी तो मैं टोटल पूरी लूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में तो पूरी जीपी आएगी, चाहे वो अब नॉर्मल सेल्स की हो चाहे नॉर्मल सेल्स की हो। तो अगर मैं दोनों का जीपी ले लूं, तो मेरी टोटल जीपी आ जाएगी। और जीपी ऑन अब नॉर्मल सेल्स तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करते हुए निकाल लिया था, ये रहा 12,500। राइट, तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो लिख लेते हैं 12,500, दिस वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। प्लस जीपी और नॉर्मल सेल्स, क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मेरे को नॉर्मल सेल्स की फिगर पता है, मेरे को जीपी का रेशियो उस पर कितना लगता है, कितना जीपी हम कमाते हैं उसको वो पता है, तो सिंपल है भाई, वो निकाल सकता हूं मैं। तो मुझे पता है भाई टोटल मेरी नॉर्मल सेल्स 12 लाख की है, जिसपे मैं 20% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं। आ जाओ जी, तो ये कितना आएगा? 12,500 प्लस, इसको बेसिकली 5 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2,40,000। तो ये फिगर कितनी आ रही मेरी टोटल जीपी की? 252,500। तो बस डाल दो यहां पे, ये आ गई मेरी 252,500। तो बताओ मेरे डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 142,500 प्लस 762,500 प्लस 150 प्लस 252,500, तो टोटल आ रहा है मेरा 13,07,500। 13,07,500। तो बस अब मैं अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें से 12,45 माइनस कर दूं, तो ये आ रही है 62,500। 62,500 ये क्वेश्चन ने आपसे मांगा था। ठीक है, करने को कर लो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार हम, ये तो 11वीं का बच्चा करेगा यार, तो 11वीं का बच्चा भी कर लेगा, चलो 11वीं नहीं तो 12वीं का बच्चा तो कर ही लेगा। हम हैं सीए के बच्चे, तो हमको कुछ इसी चीज को डिफरेंट वे में करना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आप एक काम करो,
ये जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना रखा है इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना दो, इसी चीज को आप स्टेटमेंट फॉर्म में करके दिखा दो। तो क्या आप कर सकते हो? मैं बोल रहा हूं आपसे, ये अकाउंट मत बनाओ, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम चीज की कैलकुलेशन कर लो। तो क्या आप ये कर नहीं सकते? कोई दिक्कत की बात है? अगर आपका मोटा मोटा ये वाला फंडा क्लियर है तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे? आ जाओ जी, अब मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करके दिखाता हूं जैसे आपको करना चाहिए आपके एग्जाम में। तो बस जो भी डेबिट साइड में चीजें लिखी हुई है उसको प्लस कर दो, क्रेडिट साइड में जो चीज है उसको माइनस कर दो, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, आ गया। कोई परेशानी है क्या? द आंसर इज नो। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक। अब इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग ढंग से करा है, मैं इंस्टीट्यूट का भी तरीका बताऊंगा, तो आप पेशेंस रखना, आप कैसे भी कर लो। आप अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी तरीका नहीं समझ आता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट तो आप बना ही सकते हो, वो तो आपका हाथ बिल्कुल बढ़िया सेट होगा। लेकिन कोशिश हमें करनी है कि हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में किसी तरह कर पाए, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितनी है? 142,500। लो जी, 142,500। इसमें क्या क्या ऐड कर देंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीजें मैंने डेबिट साइड पे डाली है वो मैं ऐड कर देता हूं। परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख के दिया हुआ है, तो बेटर है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखें। जो टर्म यूज किया हुआ है क्वेश्चन में वही टर्म यूज करें तो बेटर है। तो ये 762,500 और 1.5 लाख दे रखा है। 762,500 और 1,50,000, 1,50,000। ठीक है जी, चलो जी। अब इसको हमें कैसे करके दिखाना चाहिए? अब आप या तो एक ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो और सेल्स माइनस कर दो, है ना। आप या तो डेबिट साइड वाली चीज हम ऐड कर रहे हैं ना, तो आप यहां जीपी ऐड कर दो और माइनस सेल्स कर लो। लेकिन इसको दिखाने का बेटर तरीका क्या है? इसको दिखाने का बेटर तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे दिखाने की जगह इसका टोटल में इफेक्ट लो। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, इसका आप एक टोटल इफेक्ट लो और टोटल में इसका इफेक्ट करो माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप टोटल में फिर इसका इफेक्ट लो। तो टोटल में मैं अगर इसका COGS करूंगा, ठीक है, तो प्लस जीपी है माइनस सेल्स है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि COGS आ रहे हैं ना, सेल्स माइनस जीपी COGS, और हम सेल्स माइनस में लिख रहे हैं, जीपी प्लस में लिख रहे हैं, तो आपका मैथ्स अगर लगाओगे तो आपका ये माइनस COGS आ जाएगा। आप ऐसे देखो ना, मुझे करना क्या था? मुझे करना था प्लस जीपी और माइनस सेल्स, जो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स लगाऊं और मैं बाहर माइनस लिख लूं और ब्रैकेट में मैं माइनस को बाहर करके सेल्स प्लस में लिख दूं और जीपी माइनस कर दूं, तो बस ये मेरी फिगर आ गई COGS, और बाहर का ब्रैकेट के बाहर का माइनस हो गया। तो ये मैं माइनस COGS यहां पे कर लूं तो ये बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अच्छी वाली प्रेजेंटेशन लगती है। अब COGS कैसे निकालोगे? तो COGS वैसे तो आप निकाल सकते हो, 12,45,000 आपने सेल्स निकाला है, 252,500 की आपने जीपी निकाली हुई है, तो 12,45,000 माइनस 2 कितनी थी? 252,500, तो 12,45 में से आप 252,500 माइनस कर दोगे तो आपकी COGS तो आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितनी आ रही है एक बार निकाल लेता हूं, 12,45 माइनस 252,500, तो कितनी आ रही है? 992,500, 992,500, राइट। लेकिन ये तो आप इसलिए निकाल पा रहे हो क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया हुआ है, तो आपको जीपी आपने निकाल लिया था, जीपी आपने निकाल लिया था क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। लेकिन एग्जाम में तो आप ऐसे डबल डबल काम करोगे नहीं ना, एग्जाम में थोड़ी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे फिर उससे स्टेटमेंट बनाओगे, नहीं। एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बनानी है। तो अब आप COGS कैसे निकालोगे? यहां पे COGS कैसे निकालोगे? तो भाई टोटल COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल सेल्स।
ये तो मेरी टोटल सीओजी से आ जाएगी। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट टोटल ले रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अबनॉर्मल सेल्स, तो जब मैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लूंगा तो क्या लूंगा, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल सेल्स, बात खत्म। तो अब कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स कितनी आएगी, तो ये आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे हमारी सेल्स हुई है 12 लाख की, नॉर्मल सेल्स हुई है 12 लाख की, इस पर हम 20% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, तो -20% ऑफ 12 लाख, तो ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स। और कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल सेल्स कितनी होगी बताओ भैया, सोचना जरा, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल सेल्स कितनी होगी, आ जाओ जी, आ जाओ, जो अपनी डिस्कशन वाला पॉइंट था। तो मेरे ओपनिंग स्टॉक में, मेरे 142,500 में जो ये अबनॉर्मल इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 32,500 की। हाँ, इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 50,000 थी, लेकिन अब मेरी अबनॉर्मल जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें तो ये 32,500 पे आ रही है ना। तो अब यही मेरी 32,500 एक प्रकार से आप समझ लो कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल सेल होगी। तभी तो इस 32,500 के कंपैरिजन में ही तो हमने प्रॉफिट निकाला था, है ना। हमने ये जो प्रॉफिट निकाला था 12,500 का, इस 32,500 की कंपैरिजन में निकाला था। हमने बोल दिया था भाई 45,000 का हमने बेचा है, तो जिसकी हमने बोल दी थी कि इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 32,500 की, तो यही मेरी कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल सेल हो जाएगी। तो बस आ जाओ अपने यहां पे वापस से 32,500, ये मेरी होगी कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल सेल्स। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस 12 लाख का 80% निकालेंगे तो आएगा 9,60,000 प्लस 32,500, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 992,500। लो जी, टैली हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे निकाला था तो भी 992,500 आ रहा था, लेकिन हम एग्जाम में कैसे निकालेंगे, हम एग्जाम में ऐसे निकालेंगे 992,500। बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल लिया, तो बस यहां पे आप माइनस कर दोगे 992,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपनी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूं, सबको हटा देता हूं। आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पे आपको क्या बताने की कोशिश करी। तो एग्जाम में इतना ऐसे ऐसे करके घुचड़ पुचड़ करके तो दिखाना नहीं, तो एग्जाम में हम डायरेक्टली यहां पे सीओजीएस माइनस करेंगे और सीओजीएस की जो मैंने कैलकुलेशन करी वो वर्किंग नोट में दिखा देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमें डायरेक्टली दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली दे रखा है, परचेज डायरेक्टली दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली दे रखे हैं, और बस सीओजीएस की आपको कैलकुलेशन करनी है और वो मैंने आपको वर्किंग नोट में करके बता दी। तो बस ये कितना आ रहा था 992,500, हो गया काम खत्म। अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा या जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जरा टैली कर लो, 142,500 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000 माइनस 992,500, ये आ गया आपका 62,500। मुझे वैसे पता था ये आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, बट मैंने जस्ट टैली कर दिया कि कोई गलती ना हो रही हो। तो देखो, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बचपन वाले तरीके से किया था तो आंसर हमारा तब भी सही आ रहा था 62,500, लेकिन अगर आपको मैं अब ये वाला सोल्यूशन, ये ट्रेडिंग अकाउंट दिखाऊं और अगर मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रखूं, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा, ज्यादा कौन सा लगेगा कि भैया आप ऐसा सीए कर रहे हो, ये किसी सीए ने बनाया होगा, आपको ये वाला लगेगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे की सारी वर्किंग लॉजिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, कोशिश करना है एग्जाम में ऐसे करना है, लेकिन अगर तब भी आपको कंफ्यूजन होए तो आप ऑल्टरनेटिव तब यूज कर लेना, ऐसा बैकअप ऑप्शन आप यूज कर लेना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, बट कोशिश करना कि एग्जामिनर पे आप अच्छा इंप्रेशन डालो इस प्रकार से सॉल्व करके, राइट। अब इंस्टीट्यूट ने कैसे किया, ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया वो आप छोड़ के आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, दिस इज 100% करेक्ट। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया, इंस्टीट्यूट ने करा यही है, चलो मैं यहीं से बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ने करा यही है। इंस्टीट्यूट ने बस क्या किया, इंस्टीट्यूट ने इस ओपनिंग स्टॉक में से अबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू हटा दी। तो अबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, हमने निकाली थी 32,500, तो इन्होंने क्या किया, इसमें से 32,500 हटा दिया और कोरेस्पॉन्डिंगली इस सीओजीएस में से भी 32,500 हटा दिया। है ना, कैसे मुझे पता है हटाया आपने, मैं एक बार सोल्यूशन पे आता हूं आपके पास, ये लो सोल्यूशन तो यही है। तो देखो, इन्होंने जब स्टेटमेंट यही तो बनाई है, उन्होंने बस क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में से अब नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू हटा दी, और जब उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो उन्होंने टोटल सेल्स में से
अब नॉर्मल सेल्स माइनस कर दी तो बच गई 12 लाख, और उसका उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000 का निकाला। देखो 9,60,000 रुपए मेरा भी आया था, ये रहा, ये 9,60,000 मेरा भी आया था। उन्होंने ये वाली फिगर एक्सक्लूड कर दी। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने किया कुछ नहीं, उन्होंने यहां से ओपनिंग स्टॉक में से भी 32,500 की कॉस्ट हटा दी और सीओजीएस में से भी 32,500 की कॉस्ट हटा दी, है ना। तो इसलिए जब ये आपस में नलीफाई हो गया, ये आपस में नलीफाई हो गया, ठीक है, ये बेसिकली प्लस में है, ये प्लस में फिगर है, ये माइनस में फिगर है, तो ये 32,500 कट गया, इसलिए आंसर आया 62,500 ही। लेकिन ये अननेसेसरी कंफ्यूजन मचाने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन कोई इतनी टेक्निकल है नहीं, तो आपको ये करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप क्यों ये काम करोगे, आप डायरेक्टली ऐसे दिखा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक में से सीओजीएस सॉरी कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल इन्वेंट्री हटा दी और सीओजीएस में से कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल सेल हटा दिया। इससे अल्टीमेटली नेट इफेक्ट में तो आंसर यही आना है, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, है ना। तो अब आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो हम यही समाप्त करेंगे। आई थिंक सो काफी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड बाय टुडेज लेक्चर, काफी हमने फ्रूटफुल लेक्चर किया। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऑफ कोर्स होमवर्क करना है। होमवर्क में सर क्या करना है तो एक तो आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2 से लेके 5, 2 से लेके, एक बार चेक कर लू मैं, 2 से लेके 5, 2 से लेके 5 करना, और इसको एक साथ करना, ठीक है। इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड इलस्ट्रेशन है। बेसिकली इसमें आपके 4 इलस्ट्रेशन कवर हो रहे हैं, जिसमें आपके चारों मेथड्स कवर हो रहे हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो ये आपके 4 इलस्ट्रेशंस में कवर हो रहे हैं, और ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है, आपस में लिंक्ड है। आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, तो सीक्वेंस में पढ़ना। और इसके अलावा जो मैंने आपको एक मिसलिनियस अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला करवाया, इसका इसी तरह का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देख लो, एक ही तरह का क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ही 2-2 बार उन्होंने दे रखा है, बस फिगर्स वगैरह चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। बस एक डिफरेंस और है कि उसमें आपको इनडायरेक्ट खर्चे भी नहीं दे रखे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में आपको सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह वगैरह ये सब भी नहीं दे रखा, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। बट मोर और लेस सेम तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर कर लेना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कर लेना, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की डिस्कशन सारी आपको समझ आ गई होगी, सारे क्वेश्चन जो भी हमने करे वो आपने मेरे साथ साथ कर लिए होंगे, और ये लेक्चर आपको ओवरऑल हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिली, आपको अच्छा लगा लेक्चर, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।